बेस्ट म्यूचुअल फंड्स कौन से है, नेक्स्ट कौन सा स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, ये सबको जानना है। सबको अपना पैसा बहुत जल्दी ग्रो करना है, लेकिन ये बात को बहुत कम लोग समझते हैं कि आप ना सिर्फ एक इमरजेंसी दूर हो बैंकरप्ट होने से। पर लेटेस्ट रिपोर्ट्स 71% जो लोग कंपनी में काम करते हैं वो हॉस्पिटल का खर्चा खुद की पॉकेट से देते हैं। तो एक भी लंबा हॉस्पिटलाइजेशन हुआ उनकी या फिर उनकी फैमिली का, तो पूरी जो सेविंग है वो एक झटके में खत्म हो जाएगी। और ये तो बात मैंने सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन की करी, लेकिन कोई और भी इमरजेंसी हो सकती है। हो सकता है कल को कोई लीगल इशू हो जाए, या फिर आपकी नौकरी चली जाए, घर में कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चा हो सकता है, या फिर कोई पर्सनल इमरजेंसी भी आ सकती है। तो कुछ भी हो सकता है। अगर इन इमरजेंसीज के लिए हमने प्लान नहीं किया तो ज्यादातर जो इंडियंस है वो कभी भी बैंकरप्ट हो सकते हैं। आपका तो पता नहीं, लेकिन मुझे इतने अनसर्टेनिटी से रहने में बहुत ज्यादा डर लगता है। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स बोलेंगे कि मेडिकल इमरजेंसी के लिए आपने हेल्थ इंश्योरेंस तो बताया था, आपने ही सजेस्ट करा था, तो ऐसे में जो मैंने बाकी की इमरजेंसीज मैंने आपको बताई उनके बारे में क्या, उसके लिए तो कोई इंश्योरेंस नहीं है मार्केट में। तो ऐसे में हमें इसके लिए एक फंड यहाँ पर तैयार करना पड़ेगा जिसको हम लोग कहेंगे इमरजेंसी फंड। तो जब भी फाइनेंशियल जर्नी शुरू करो तो सबसे पहले इमरजेंसी फंड बनाओ, ना कि सबसे पहले ये ढूंढो कि बेस्ट म्यूचुअल फंड्स कौन से है, बेस्ट स्टॉक्स कौन से है। इससे पहले आपको अपना इमरजेंसी फंड बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि इमरजेंसी फंड क्यों बनाना चाहिए इसके लिए तो मैंने आपको कन्विंस कर लिया है। बस ये फंड बनाना कैसे, कितना बड़ा होना चाहिए और इसको रखना कहाँ है, इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। इमरजेंसी फंड होता क्या है और क्यों होना चाहिए ये तो समझ में आ गया, लेकिन कितना बड़ा होना चाहिए ये देख लेते हैं। यहाँ पर काफी सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर आपके पास 6 महीने का खर्चा भी होगा तो भी आपका इमरजेंसी फंड काफी है। यानी कि अगर आपका 1 महीने का खर्चा 25,000 है तो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 1.5 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड अगर आपके पास हो तो उतना ठीक ठाक है। लेकिन मुझे ये लगता है कि इसके अंदर ना काफी सारी चीजें मिसिंग है। इमरजेंसी फंड ना पर्सनल फाइनेंस का एक बेसिक टॉपिक है और कुछ रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सनल फाइनेंस के अंदर आता है। तो इमरजेंसी फंड ना हर एक के लिए डिफरेंट हो सकता है। किसी के लिए 6 महीने का खर्चा हो सकता है, किसी के लिए 12, तो किसी के लिए 18। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि डिसाइड कैसे करें। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कितनी अमाउंट होने से, यानी कि कितने महीने का फंड होने से आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा। हो सकता है आपको 6 महीने का अगर आपके पास फंड हो तो आपको पीस ऑफ माइंड मिल सकता है, लेकिन मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव हूँ। मुझे लगता है कि मेरे पास कम से कम 12 महीने का फंड होना है। यहाँ पर ना काफी सारे एक्सपर्ट्स एक पॉइंट को मिस कर देते हैं, और जो कि है कि अगर आप अपने बैंक अकाउंट स्टेटमेंट को देखोगे और उसके हिसाब से 6, 12 या 18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो नंबर आपको मिलेगा इमरजेंसी फंड के लिए वो अनरियलिस्टिक नंबर होगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको सैलरी आ रही है, एक फिक्स सैलरी आ रही है, उसमें से आप घर के लिए कुछ पैसा खर्च कर रहे हो और बाकी का पैसा आप बाहर खाने में, कपड़ों पर, ट्रिप्स पर, इन सब पर खर्चा कर रहे हो। तो आप जब इमरजेंसी फंड बना रहे हो तो इमरजेंसी फंड होता है इमरजेंसी के वक्त। जैसे कि अगर आपका जॉब चला जाए, तो कल को अगर जॉब चला जाए तो आप कपड़े शॉपिंग के लिए या फिर घूमने के लिए, बाहर का खाने के लिए थोड़ी ना जाओगे। तो आपको जो फंड बनाना है वो जो आपका महीने का जो बेसिक खर्चा है, जो आपको लगना ही लगना है, उसके हिसाब से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो हो सकता है आप 50,000 रुपए कमा रहे हो, लेकिन घर में बेसिक नीड है उसके लिए आप 30 से 35,000 रुपए खर्चा कर रहे हो, तो उसी को आपको मल्टीप्लाई करना है 6, 12 या 18 से, जिससे आपको एक रियलिस्टिक नंबर मिलेगा, आपका स्ट्रेस भी नहीं बढ़ेगा। तो ये तो समझ आ गया कि कितना बड़ा इमरजेंसी फंड बनाना है, लेकिन क्या ये जो इमरजेंसी फंड है ये सारे इमरजेंसी को कवर कर लेगा? क्योंकि क्या होता है ना कि एक इमरजेंसी आपके सारे सेविंग्स को खा लेती है। मैंने कई सारे ऐसे एग्जांपल्स देखे हुए हैं जहां पर लोग बहुत सारा पैसा इकट्ठा करते हैं, लेकिन एक ही इमरजेंसी उनके सारी सेविंग्स को खत्म कर देती है। यहाँ पर ना काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार हमारे पास तो हेल्थ इंश्योरेंस मिला हुआ है, हम जहाँ पर जॉब करते हैं वहां से हमारे पास कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस है, लेकिन आजकल जॉब का ही कोई भरोसा नहीं है, तो आप उसका हेल्थ इंश्योरेंस कैसे पकड़ के चल सकते हो? मुझे लगता है कि आपके पास ना यहाँ पर एक इंडिविजुअल या फिर फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करने से पहले। अब यहाँ पर काफी सारे लोग तैयार हो चुके होंगे, काफी सारे लोग ऐसा भी बोल रहे होंगे कि यार हमें इंश्योरेंस खरीदना तो है, लेकिन मार्केट में इतना शोर शराबा है कि कितने का कवर लूँ, कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस लूँ, कौन सा सही रहेगा, कुछ पता नहीं है। ऐसे में ना मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा इंडियाज लार्जेस्ट स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको ना इनके साथ हर एक हॉस्पिटल टाइप मिल जाएगा। जिस भी अस्पताल में आप जाओगे वहां पर आपको स्टार हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगा, यानी कि आपका जो क्लेम है वो भी कैशलेस हो जाएगा। ऐसे तो इनके काफी सारे प्लान है, लेकिन मुझे इनके दो प्लान काफी पसंद है, जो कि है सुपरस्टार और एश्योर। सुपरस्टार के अंदर क्या होता है कि आपको अनलिमिटेड कवर मिल जाता है और एक फीचर मिलता है फ्रीज योर एज करके, जिसके अंदर जब तक आप क्लेम नहीं करोगे आपका प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। यानी कि अगर आपने 10 साल क्लेम नहीं किया तो 10 साल तक आपका प्रीमियम बढ़ेगा ही नहीं। जो दूसरा प्लान है वो है अश्योर, जिसके अंदर आपको 2 करोड़ तक का कवर मिल जाता है, 9 फैमिली मेंबर्स को आप कवर कर सकते हो, और मैटरनिटी रिलेटेड भी आपको इंश्योरेंस यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको इन दोनों प्लान्स को चेकआउट करना है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के रखी है, प्लीज जाके चेकआउट करना, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट इंश्योरेंस है।
तो ये तो समझ आ गया होगा कि कितना बड़ा फंड हमें चाहिए, लेकिन इतना बड़ा फंड कैसे बनाना है, लाइक प्लान कैसे करना है, ये देख लेते हैं। यहाँ पर ना इसकी प्लानिंग करने के लिए आपको अपनी फर्स्ट या सेकंड सैलरी से इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको अपने इंश्योरेंसेस प्लान करने हैं और उसके बाद अपना इमरजेंसी फंड प्लान करना है। म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स ये बहुत बाद में आता है। प्लान करने के लिए आप अपने महीने का जो सैलरी आपको आती है उसमें से एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने सेविंग कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको 50,000 की सैलरी मिलती है तो उसका 20% यानी कि 10,000 रुपए आप एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि डायरेक्टली कट होके दूसरे अकाउंट में चले जाए। लेकिन अगर आपका कोई ईएमआई वगैरह है आपके ऊपर, तो सबसे पहले उसको प्रायोरिटाइज करिए और बाद में जो भी बचता है उसको एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे के जितना हो सके उतना दूसरे अकाउंट में सेव करने की कोशिश कीजिए। पर मैंने आपको बोल तो दिया कि अपने सेविंग अकाउंट से स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगा के पैसा दूसरे अकाउंट में आपको शिफ्ट करना है। लेकिन ये दूसरा अकाउंट होगा क्या, क्या होगा इसके अंदर? लाइक आपको दूसरा सेविंग अकाउंट होगा या फिर एफडी में पैसा डालना है या फिर म्यूचुअल फंड में डालना है, करना क्या है इस पैसे? तो ये देखने के लिए इमरजेंसी फंड में 3 चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला कि आपको जो फंड है वो वोलेटाइल नहीं होना चाहिए। जब भी आपको पैसों की जरूरत पड़े आप उसमें से पैसे निकालने को आपको होना चाहिए। दूसरा कि ये फंड इमीडिएटली अवेलेबल होना चाहिए। यहाँ पर जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, इमीडिएटली मैंने कहा। ऐसा ना हो कि आपको इमरजेंसी है और कोई बोले कि 2 दिन बाद आना फिर आपको पैसे मिलेंगे। और तीसरा पॉइंट ये है कि एटलीस्ट इस फंड को इन्फ्लेशन को बीट करना आना चाहिए। मान लीजिए आपने 3 लाख का फंड बना लिया है और 10 साल आप उसको कुछ हाथ नहीं लगाते हो और 10 साल बाद आपको इमरजेंसी की जरूरत पड़ जाती है और आप जब देखने जाते हो तो आपको पता लगता है कि इन्फ्लेशन के कारण आपका जो 3 लाख का फंड था वो 1.5 लाख का रह गया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, तो ये 3 फिल्टर ला के देखते हैं कि हमारे लिए बेस्ट ऑप्शंस कौन-कौन से। यहाँ पर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या फिर स्टॉक वाली ऑप्शन खत्म हो गई क्योंकि वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है और हमें स्टेबल ऑप्शन चाहिए। तो ऐसे में हमारे पास सिर्फ 3 पर्याय बचते हैं, सेविंग अकाउंट, एफडी या आरडी या फिर डेट फंड्स। यहाँ पर मैं कॉम्बिनेशन चुनूंगा सेविंग अकाउंट और एफडी का, जिसके कारण सेविंग अकाउंट की स्टेबिलिटी और लिक्विडिटी मिलेगी और एफडी के रिटर्न्स मिलेंगे। इस सुविधा का मैं लाभ उठा सकता हूं बाय एनेबलिंग ऑटो स्वीप फैसिलिटी इन माय अकाउंट। जैसे एक राशि के ऊपर मेरा बैलेंस चला जाएगा वो एफडी में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप एक अलग से सेविंग अकाउंट इसके लिए बनाएं। अगला पर्याय वो है डेट रिटर्न्स। यहाँ पर भी आपको 8 से 10 ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, अल्ट्रा लो ड्यूरेशन, लिक्विड फंड्स वगैरह वगैरह। लेकिन हम इमरजेंसी फंड बना रहे हैं तो इसीलिए यहाँ पर मैं चुनूंगा लिक्विड फंड्स, जो कि आपको 7% के आसपास का रिटर्न आपको यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और काफी लो वोलेटिल ये यहाँ पर रहता है। लिक्विड फंड्स का जो सेटलमेंट है वो T+1, यानी कि अगर आप आज रिडेम्पशन की रिक्वेस्ट डालोगे तो आपका पैसा कल मिलेगा। लेकिन उसके लिए अगर बीच में आपको बहुत ही इमरजेंसी है तो आप अपने क्रेडिट कार्ड्स भी इस्तेमाल कर सकते हो। और काफी सारे व्यूअर्स के दिमाग में ये आ रहा होगा कि हम लोग एफडी और लिक्विड फंड्स दोनों में पैसा क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि लिक्विड फंड्स का जो रिटर्न है वो एफडी से भी कम है। तो ऐसे में आज लिक्विड फंड्स कम रिटर्न दे रहा है, लेकिन हो सकता है कि आगे आने वाले समय में वो ज्यादा रिटर्न दे दे, क्योंकि 2014-15 में लिक्विड फंड्स कुछ 9-10% के आसपास रिटर्न दे रहा था, वहीं पर एफडी आपको 8% का रिटर्न दे रहा था। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहिए, इसलिए दोनों में इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपको काफी सारे एक्सपर्ट्स भी नहीं बताएंगे। यहाँ पर जब भी मुझसे कोई पूछता है तो मैं उन्हें बताता हूँ कि आपके फंड का 10 से 20% हिस्सा आपके पास कैश के रूप में या फिर गोल्ड कॉइन के रूप में होना चाहिए। लेकिन आप कहोगे कि यार कैश पे कोई रिटर्न नहीं मिलता है और गोल्ड कॉइन रखना भी सेफ नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब हम इमरजेंसी फंड बना रहे हैं तो हो सकता है कि हमें ऐसा भी कल को हो जाए कि एटीएम काम ना करे, साइबर अटैक हो जाए, आपके डिजिटल ट्रांजैक्शन होना बंद हो जाए। तो ऐसे में ये जो गोल्ड कॉइन और कैश है वो बहुत ज्यादा काम में आएगा। अब मुझे पता है कि 99% ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी जब हम लोग इमरजेंसी फंड प्लान कर रहे हैं वी शुड प्लान फॉर दैट 1% ऑल्सो। फाइनली मुझे लगता है कि हमें पास ना कॉम्बिनेशन होना चाहिए, 50 to 60% पैसा हमारा होना चाहिए सेपरेट सेविंग अकाउंट के अंदर विद ऑटो स्वीप फैसिलिटी एनेबल्ड, और 30 से 35% पैसा हमारा होना चाहिए लिक्विड या फिर आर्बिट्रेज फंड के अंदर, और 10% हमें पास होना चाहिए इन फॉर्म ऑफ कैश और गोल्ड। बेसिकली यहाँ पर इमरजेंसी फंड से जुड़ा हुआ हर एक पहलू हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया है। अब इस वीडियो को बनाने में ना हमारी बहुत ज्यादा मेहनत लगती है सब इन्फॉर्मेशन ढूंढ के आप तक पहुंचाने में। तो अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा कमेंट कर देना, दिस इज द बेस्ट वीडियो ऑन इमरजेंसी फंड, हमारी मेहनत सक्सेसफुल हो जाएगी। वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको 2 टिप्स देना चाहूंगा आपके इमरजेंसी फंड के लिए। पहला पॉइंट ये है कि एक वन टाइम प्रोसेस नहीं है, आपको हर 1 से 2 साल बाद अपने फंड को रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल 20s के बाद बदलती रहती है, अर्ली 30s तक आपकी लाइफस्टाइल हर 2 साल बाद चेंज होती रहती है। तो उस हिसाब से आपको हर 1-2 साल में अपने फंड को रिव्यू करना चाहिए और उस हिसाब से एडजस्टमेंट्स करनी। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपने किसी भी कारणवश अपने इमरजेंसी फंड को इस्तेमाल कर लिया तो आपकी पहली प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि आपको फिर से उस फंड को भर देना है। अब जाहिर सी बात है कि इमरजेंसी फंड होता ही इसीलिए कि अगर आपको कोई इमरजेंसी आती है तो आप उसको इस्तेमाल करो, लेकिन अगर कर रहे हो तो फिर से जितना भी इस्तेमाल किया उसको फिर से आपको
भर देना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्लीज कंसीडर हेल्थ इंश्योरेंस एज अ पार्ट ऑफ योर इमरजेंसी फंड प्लानिंग, नहीं तो फिर एक ही झटके में आपके सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। और अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो तो मैंने आपको 2 प्लान्स भी बताए हुए हैं, उनको आप चेकआउट करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जाके चेकआउट कीजिए और जो भी प्लान पसंद आता है उसके साथ आप आगे बढ़ सकते हो। बाकी अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर कर देना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।